हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके स्वरूप में जो भारत का संविधान है उसमें जो समस्त शक्तियाँ हैं, विधायी, कार्यपालिकी या वित्तीय, वो केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। केंद्र और उस, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है तो केंद्र और उसकी जो इकाइयां हैं राज्य उनके मध्य विभाजित है। चूँकि हमारा जो संघात्मक स्वरूप है वैसा नहीं है जैसा कि अमेरिका का है, एक किसी संविधा के आधार पर या समझौते के माध्यम से बनाया, एक स्वेच्छा से बनाया गया संघ है जिसमें राज्यों ने सम्मिलन होना स्वीकार किया है। और हमारे संविधान में यह उल्लेखित भी है कि भारत जो कि राज्यों का एक संघ होगा। इसी अनुरूप यहाँ इन तीनों शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है, और जो न्यायिक शक्ति है उसका बंटवारा यहाँ नहीं किया गया है, क्योंकि जो संविधान में हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकल प्रकार की है और उसी की स्थापना यहाँ की गई है। तो केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्र में प्रमुख हैं तथा संघीय तंत्र के प्रभावी जो क्रियान्वयन है उसको सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य जो अधिकतम सहभागिता और जो सहकारिता है उसको यहाँ अपनाया गया है और वो आवश्यक भी है। तो इस दृष्टि से तीन दृष्टिकोणों के आधार पे इनके जो संबंध हैं उनका हम यहाँ उनके ऊपर चर्चा करेंगे। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। तो आज के इस वीडियो में हम विधायी संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 245 से लेकर के जो 255 तक, उसमें केंद्र राज्य के जो विधायी संबंध है उनका उल्लेख किया गया है। तो किसी भी जो अन्य जो संघीय संविधान है उन्हीं की तरह भारतीय संविधान भी केंद्र और राज्यों के बीच उनके क्षेत्र के हिसाब से विधायी शक्तियों का यहाँ बंटवारा किया गया है। और जो चार स्थितियां हैं जिनके आधार पर ये बंटवारा हुआ है वो केंद्र और राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र को लेकर, जो विधायी जो विषय हैं उनके बंटवारे को लेकर, और राज्य क्षेत्र में जो संसदीय विधान जो लागू किए जाएंगे उनको लेकर, और राज्य विधान पर केंद्र का जो नियंत्रण किस प्रकार से है उसको लेकर यहाँ उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। तो पहला जो केंद्र और राज्य विधान का जो क्षेत्रीय विस्तार है उसके ऊपर देखें तो जो संविधान है उसने केंद्र और राज्यों को प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनके संबंध में जो स्थानीय सीमाओं को लेकर विधायी संबंधों को इस तरीके से परिभाषित किया है जैसे कि संसद पूरे भारत या किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, और भारत क्षेत्र में वो तमाम जो राज्य हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल है, और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल हैं। और राज्य और किसी जो अन्य क्षेत्र हैं उसको भारतीय क्षेत्र में ही माना गया है। तो संसद इस प्रकार से अधिकृत है इन क्षेत्रों को लेकर कानून बनाने के लिए। दूसरा, राज्य विधानमंडल जो कि पूरे राज्य या राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है जिसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं। एक तीसरा प्रकार और है जिसमें संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। तो इस तरह का जो संसद कानून है वो भारतीय नागरिक चाहे वो कहीं भी हो विश्व के कोने में उसकी संपत्ति पर लागू होगा। तो इस दृष्टि से संसद और जो विधानमंडल है वो विधायन की दृष्टि से इन निम्न जो क्षेत्र जिनके ऊपर अभी हमने बात की उनके ऊपर वो अधिकृत हैं कानून निर्माण की दृष्टि से। दूसरा है विधायी विषयों का बंटवारा। और विधायी विषयों का जो बंटवारा है वो जो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी विषय हैं उनकी हमने यहाँ एक त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है उसको यहाँ काम में लिया है, जिसके अंतर्गत संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची जिसमें इस समय 100 विषय हैं जो कि मूलतः 97 थे 97, तो संसद को इसमें विशिष्ट शक्ति प्राप्त है जिन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। जैसे कुछ रक्षा है, बैंकिंग है, मुद्रा है, केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य है,
तो इनसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर केवल संघ सूची में हैं वो, और उन पर संघ सरकार ही या केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। दूसरा, राज्य सूची, जिसमें 61 विषय हैं, मूलतः 66 थे। तो उनमें सामान्य परिस्थितियों में जो राज्य सूची में जो विषय हैं उन पे केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। और अपवाद स्वरूप में, जैसे हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो 249 अनुच्छेद है, जिसके तहत जो राज्यसभा है वो भी राज्य सूची के किसी विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसके अंतर्गत जैसे पुलिस है, जन स्वास्थ्य एवं सफाई है, कृषि, जेल, स्थानीय शासन आदि विषय इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तीसरी सूची और है समवर्ती सूची, जिसमें मूलतः 47 विषय थे और अब लगभग 52 विषय हैं। तो इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं। जैसे आपराधिक कानून है, विवाह तलाक संबंधी है, श्रम कल्याण संबंधी है। तो ये ऐसे विषय हैं जिन पे दोनों ही विधायन की दृष्टि से कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई टकराट की स्थिति होती है तो उसमें संघ का कानून प्रभावी होगा और वहाँ से जो राज्य विधानमंडल है उसको पीछे हटना होगा। तो इस दृष्टि से जो विषयों का जो विभाजन है वो यहाँ इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की व्यवस्था की है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमने भारत शासन अधिनियम में जो 1935 है उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था थी और वहीं से हमने ये ग्रहण की है। यहाँ केंद्र राज्य संबंध में जो शक्तियों का जो विभाजन है उसके मामले में यहाँ जो तत्व और जो सार का जो सिद्धांत है वो लिया है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो प्रासंगिक है और इसे न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। और इस बात की परीक्षा करने में विधायिका द्वारा पारित कानून की कानूनी वैधता क्या है, विशेषकर कि उन परिस्थितियों में जब एक विषय विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है लेकिन प्रक्रिया उससे जुड़े हुए कानून दूसरी सूची में आते हैं। तो यहाँ सच्चा उद्देश्य यह है, यानी वास्तविक उद्देश्य यह है, यदि ये पाया जाए कि कानून मौलिक रूप से उस विषय पर आधारित है जो विधायिका को आवंटित किया गया है, तब ये कानून संवैधानिक रूप से वैध होगा और इसके पूर्ण रूप में, यहाँ तक चाहे वो विषय का जुड़ाव उससे विधायी सक्षमता है उसकी सीमा से परे हो। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इसमें इस प्रकार का विश्लेषण किया और व्यवस्था दी कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो पूर्णतया पृथक पृथक रूप में नहीं हो सकता। कुछ मामलों में यह अतिच्छादन है, इसलिए आकस्मिक अतिक्रमण यहाँ प्रतिबंधित नहीं है। और प्रशासन के जो कई पहलू हैं या कानून द्वारा अविनियमित हो सकते हैं जो समाज में व्यवस्था के रखरखाव और सामान्य प्रशासन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का डॉक्ट्रिन एंड पिथ जो सब्सटेंस जो सिद्धांत है, तत्व एवं सार का सिद्धांत, वो इसके संबंध में यहाँ अपनाया गया है। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि जो विधायी विषयों का जो बंटवारा है वो 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक अगला स्टेप कि राज्य क्षेत्र में जो संसदीय विधान है वो इसके अंतर्गत कि केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे की जो उक्त व्यवस्था है वो सामान्य काल में विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए होती है, लेकिन असामान्य काल में वो जो योजना है बंटवारे की वो या तो सुधारी जाती है या उसका स्थगन कर दिया जाता है। अर्थात जो संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्य सूची के तहत इन 5 जो असाधारण परिस्थितियों में कानून बनाए जा सकते हैं। तो एक जिसकी हमने अभी भी चर्चा की कि जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करते कि राष्ट्रीय हित में जो 249 अनुच्छेद है उसके तहत कोई राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो 2/3 अनुसमर्थन से उपस्थित जो सदस्य उनके माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया जाता है जो कि 1 वर्ष तक प्रभावित रहेगा और उसे बार बार बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल। अगला, राष्ट्रीय आपात के दौरान यदि कोई आपातकालीन प्रभावी हो जाए तो संसद राज्य सूची के मामलों में शक्तियां अपने में अधिग्रहण कर लेती है और तब तक वो रहता है तब तक वो उन विषयों पर कानून बना सकती है। एक, राज्यों के अनुरोध की अवस्था में
जब 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय जिसमें उनके साझे महत्व का है, तो संसद उनके लिए कोई प्रभावी कानून बनाए, तो संसद इस दृष्टि से भी कानून बना सकती है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के क्रम में कि जैसे संसद राज्य सूची का कोई मामला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बनाना आवश्यक है, तो केंद्र अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उस हेतु विधायन का कार्य करती है। और लास्ट, जब यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है अर्थात 356, तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से संसद जो कि राज्य सूची के विषयों पर जो अपने विधायन का जो क्षेत्र है उसको अधिकृत कर सकती है। अब राज्य विधानमंडल पर जो केंद्र का नियंत्रण है वो जैसे अपवादजनक परिस्थितियों में राज्य सूची पर संसद की सीधे विधायन के अतिरिक्त संविधान केंद्र को राज्य सूची पर नियंत्रण के लिए कुछ मामलों में शक्तिशाली भी बनाता है। जैसे कि राज्यपाल कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए सुरक्षित रख सकता है, जिन पर कि राष्ट्रपति को विशेष वीटो की शक्ति प्राप्त है। कुछ ऐसे विषय हैं राज्य सूची के जो विधेयक सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर ही लाए जा सकते हैं, जो कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध हैं लगते हैं उनसे संबंधित होते हैं। तीसरा, जो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा कोई पारित धन या वित्त विधेयक है जो कि वित्तीय आपातकाल के दौरान लाया जाए, तो वहाँ राष्ट्रपति उसे सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार से केंद्र और जो राज्य हैं उनके संबंध में इस प्रकार की विधायी प्रक्रिया को अपनाया गया है कि कैसे उनमें शक्तियों का विभाजन उन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। यदि कोई टकराट की स्थिति होती है समवर्ती सूची को लेकर, तो केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी रहता है और किन किन क्षेत्रों पर ये विधायन के कार्य कर सकते हैं। और संसद को इसमें अधिक शक्तिशाली बनाया गया है कि वो ऐसी कुछ परिस्थितियां भी हैं जिनमें राज्य सूची के विषयों पर वो कानून बनाती है। तो तमाम विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि जो संविधान है उसने विधायी विषयों पर कानून बनाने के मामले में केंद्र की जो स्थिति है वो ज़्यादा शक्तिशाली रखी है। और इस संबंध में जो अब तक के जितने भी आयोग हैं, जिनमें सबसे सफल जो आयोग माना जाता है कि सरकारी आयोग ने, उन्होंने भी यह पाया है अपनी रिपोर्ट में कि संघीय सर्वोच्चता केंद्र एवं राज्यों के कानूनों के मध्य तनाव और जो टकराव है उसको समाप्त करने और एक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करने की एक शक्ति है। हालांकि यहाँ केंद्र की जो सर्वोच्चता की स्थिति है उसको समाप्त किया गया है, लेकिन उसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनका अनुमान भी यहाँ नहीं लगाया जा सकता। तो हमारी जो द्वैध राजनीतिक व्यवस्था में जो हस्तक्षेप है, विविध जो आचरण है, भ्रांतियाँ हैं, उसके अनेक कारक हैं, लेकिन नागरिकों हितों को ध्यान में रखते हुए एक एकीकृत विधायी नीति और एक रूपता जो सामान्य संबंध हैं केंद्र और राज्यों के, उनमें अनेकता में एकता की पहचान कर एक प्रकार की संघीय जो सर्वोच्चता है और नीति जो संघीय व्यवस्था है उसके प्रभावी और निर्बाध संचालन हेतु यहाँ आवश्यक जो व्यवस्था है उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया है। तो ये केंद्र जो राज्य संबंध हैं इनमें जो विधायी संबंध को लेकर है जो सिद्धांत है विधायन की दृष्टि से, तो वो विधायी सक्षमता के साथ जुड़ा हुआ है और इसका प्रयोग तब होता है जब एक विधायिका एक विशेष मामले में अपनी विधायी शक्तियों को हस्तांतरित कर देती है। तो ये जो हस्तांतरण है वो प्रत्यक्ष हो सकता है, छुपा हो सकता है और स्पष्ट हो सकता है। तो ये सिद्धांत हस्तांतरण के पश्चात लागू होता है, जो छद्म विधायन का सिद्धांत है, जो कि विधायन की दृष्टि से हमारे यहाँ अपनाया जाता है। तो संबंधित जो विधायिका है इसके तहत अपनी विधायी जो सीमा है उसके तहत ही काम कर सकती है, लेकिन सारभूत रूप में या वास्तविक रूप में वह अपनी शक्तियों को हस्तांतरित करती है। तो इस दृष्टि से ये 2 सिद्धांत जो विधायन की दृष्टि से या विषयों के बंटवारे की दृष्टि से हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था में अपनाए जाते हैं
और तो इस प्रकार से जो केंद्र और राज्य की जो विधायी संबंध हैं कि कौन अपने क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करेगा या सर्वोच्चता की दृष्टि से वो किस प्रकार से विधायन कार्यों को किए जाएंगे, उन सब के ऊपर आज हमने यहाँ चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।